नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम नागरिक शास्त्र घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित जो किताब है जिसमें टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ और जीआईसी लेक्चरर के आए हुए प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के आए हुए प्रश्नों को हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पिछले के 3 चैप्टर्स को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे व्यक्तिवाद चैप्टर से आए हुए सवालों को। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला प्रश्न है कि व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान और परस्पर मिलना या परस्पर विरोध। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, परस्पर विरोध का जो है कि संबंध है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी देखिए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, समाजवाद व व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण व विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। इसके विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल मानते हैं? पूछ रहा है कि किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है साथियों, डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, व्यक्तिवादी विचारक डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत को अपनी विचारधारा के अनुकूल पाते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधने में योग देता है। अतः राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या श्रमिक संघवाद। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित है। देखिए, व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, तथा बुराई इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। व्यक्तिवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है। एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर ये प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अराजकतावादी जो हैं वह राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं और सर्वाधिकारवादी जो हैं वह राज्य को गौरवान्वित तथा महिमामंडित करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिवादी जो हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। अब अगला सवाल साथी, क्वेश्चन नंबर 4 राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा के लोग। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन समाजवादियों का है या साम्यवादियों का या लोकतांत्रिक समाजवादियों का या व्यक्तिवादियों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, व्यक्तिवादियों का। तो ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। देखिए, अब अगला है कि निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, व्यक्तिवाद। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाद। देखिए, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य प्रमुखतः सत्य है, प्रमुखतः असत्य है, अर्थहीन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, प्रमुखतः सत्य है। ये दोनों ही बातें जो है कि सत्य हैं। अब देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा
देखिए इसमें दिया है समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। तो इसमें साथियों व्यक्तिवाद न देकर के शास्त्रीय उदारवाद दिया है, तो शास्त्रीय उदारवाद ही सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए उदारवाद लंबे समय से चली आई एक राजनीतिक विचारधारा है। 17वीं 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय आरंभिक नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह सिद्धांत जो है वह राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है। राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा राज्य ही अपने नियमों और कानूनों द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती भी करता है। इस प्रकार राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत व्यक्ति एवं उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? देखिए विचारकों के नाम दिए हैं, पूछा कौन इसमें से व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ग्राहम वालास, हेयक, GDH कोल या मिल। तो इनमें से साथियों जो GDH कोल है वह व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। देखिए लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहम वालास, FA हेयक, IGF बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल या मिस फॉलेट इत्यादि ये सब कैसे विचारक हैं साथियों? यह व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि GDH कोल श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। AG पेंटी, AR ऑरेज, SG हॉब्सन अन्य श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? एडम स्मिथ, बेंथम, JS मिल या स्पेंसर। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की विचारधारा को साथियों स्पेंसर ने जो है कि विकसित किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था। उसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इसने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। इसने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए यह तर्क दिया कि कम योग्य व्यक्तियों को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना चाहिए। राज्य को अयोग्य व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए। स्पेंसर ने सब तरह के कल्याणकारी कार्यक्रमों का खंडन किया है और इसने मताधिकार के विस्तार का विरोध किया है। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कि कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। और इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं स्पेंसर की वो हैं सोशल स्टैटिक्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी तथा द मैन वर्सेज स्टेट, मनुष्य बनाम राज्य। तो साथियों ये जो व्याख्या में चीज़ें बताई गई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है कि खूब अच्छे से अंडरस्टूड कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसके तथ्यों को रट लीजिएगा। जैसे स्पेंसर की किताबों के नाम सोशल स्टैटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और द मैन वर्सेज स्टेट, ये तीनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछी जाती हैं। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? पूछ रहा आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम वालास, लास्की या लीकॉक या हॉब्स। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। तो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं ग्राहम वालास। देखिए आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समासों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों एवं कार्यक्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजल, बेलॉक तथा मिस फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए ग्राहम वालास ग्रेट सोसाइटी है। नॉर्मन एंजल की जो है वह है द ग्रेट इल्यूजन और बेलॉक की जो है वह है दी सर्वाइवल स्टेट और मिस फॉलेट की जो है वह द न्यू स्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का
प्रवक्ता है? देखिए रिपीट कर दिया सवाल, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ग्राहम वालास। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाद की परिभाषा को ही पूछ दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाद राज्य को एक बुराई मानता है, परंतु यह बुराई मनुष्य की स्वार्थपरता और लुटेरेपन के कारण आवश्यक हो गई है। व्यक्तिवाद का निर्देशक सिद्धांत है व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले और राज्य कम से कम इंटरफेयर करे व्यक्ति के मामले में। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं। व्यक्तिवादी विचारक का नाम पूछ लिया है, हेराल्ड लॉस्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक है। व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकतम तथा राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम रखने की वकालत करता है। स्पेंसर की प्रमुख कृति देखिए वहाँ पे हमने एक व्याख्या में बताया, द मैन वर्सेज स्टेट, मनुष्य बनाम राज्य। स्पेंसर की प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू किया। स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू किया। इनके अनुसार सामाजिक विकास की मुक्त प्रतिस्पर्धा में योग्य तथा परिश्रमी लोगों को उत्तरजीविता का अधिकार है। राज्य द्वारा योग्य एवं परिश्रमी लोगों का हक छीनकर अयोग्य लोगों को देना सामाजिक प्रगति को कुंठित करना है। इस प्रकार स्पेंसर ने सभी प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया है। आप देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा स्पेंसर। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं सदी के ब्रिटिश दार्शनिक और सिद्धांतकार हैं। इन्होंने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पेंसर की पहली महत्वपूर्ण कृति सोशल स्टैटिक्स चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से 9 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। इस तरह स्पेंसर ने अपना विकासवादी सिद्धांत डार्विन से भी पहले रखा था। योग्यतम की विजय या योग्यतम की अतिजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने ही किया था, यद्यपि यह डार्विन के नाम के साथ जुड़कर प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार स्पेंसर ने ही योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। देख लीजिए व्याख्या, आमतौर पर समझा जाता है कि यह पद 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति GCM बिसेट द गोर्ने की देन है। व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उनके मुंह से लेसेस फेयर अर्थात चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो निकल पड़ा। व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका प्रयोग किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 साथियों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि देखिए वही रिपीट कर दिया है कि लेसेस फेयर के सिद्धांत किससे प्रभावित हैं? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लेसेस फेयर साथियों ये कहता है कि व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण हो या बिल्कुल नियंत्रण ना हो किसी चीज़ का या राज्य का। तो यह जो है कि नकारात्मक टाइप की स्वतंत्रता की बात करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए लेसेस फेयर अबंध नीति, कभी कभी हिंदी में अगर आ जाएगा तो अबंध नीति करके आएगा। इसका सिद्धांत स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित है। नकारात्मक स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। तो लेसेस फेयर में क्या कहते हैं कि इसमें प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध जो है वह बुरा है। इसके अनुसार व्यक्ति विवेकशील है, अतः उसे अकेला छोड़ दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। किसने कहा है? मतलब शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति रही है। यह किसने कहा है? विकल्प देख लीजिए, प्रोफेसर CF स्ट्रॉन्ग या प्रोफेसर KC व्हीयर या प्रोफेसर लॉस्की या जेम्स वाइस। तो ये कथन है साथियों प्रोफेसर KC व्हीयर का। इन्होंने ही भारत के संघात्मक शासन को अर्धसंघात्मक बोला है, KC व्हीयर ने। देखिए प्रोफेसर KC व्हीयर ने आधुनिक संघीय व्यवस्थाओं में
केंद्र के शक्तिशाली होने एवं बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए शक्ति की राजनीति, आर्थिक मंदी की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति एवं दलीय राजनीति को मुख्य कारण माना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया है? आमंड एवं पावेल, लॉसवेल व कापलान, रॉबर्ट ए डहल या गिलक्राइस्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों लॉसवेल व कापलान। देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी क्रांति ने इसकी परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की पद्धति दोनों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इसकी परंपरागत धारणा में राज्य सरकार एवं संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन व्यवहारवादी विचारक जो है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत किन किन चीज़ों को लाते हैं? शक्ति, सत्ता और प्रभाव को जो है कि लाते हैं। ऐसे विचारकों में लॉसवेल, डहल, कापलान आदि के नाम जो है उल्लेखनीय है। और लॉसवेल ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है, यह शक्ति में सहभागी होने और उसका निरूपण मतलब रचना करने का अध्ययन है। इनके अनुसार राजनीतिक क्रिया वह है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में संपादित की जाए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? कैटलिन, हैंस मार्गेनथाउ, चार्ल्स हैगन, हेराल्ड लॉसवेल तथा अब्राहम कापलान? तो वही वाला प्रश्न है साथियों, बस हल्का सा शब्द का इन्होंने हेरफेर कर दिया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा हेराल्ड लॉसवेल तथा कापलान, अब्राहम कापलान। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है सुकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन या आदर्शवादी दर्शन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सुकर दर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। पिग फिलॉसफी जो है कि बेंथम के प्रगतिवादी या उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को क्या कहते हैं? कभी कभी कहा जाता है पिग फिलॉसफी या सुकर दर्शन जिसको कह सकते हैं। देखिए, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को भौतिकवादी कहकर विचारकों ने उसकी आलोचना की है। और ये किसने कहा था? तो साथियों ये भी एलटी ग्रेड के हाल फिलहाल की एग्जाम में पूछा गया था। तो कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सुकर दर्शन कहा है। रॉबर्ट एल मूरे ने कहा है कि यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें जैसा बेंथम ने किया है, तो फिर नैतिक या अनैतिक कार्य नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? लॉसवेल, आमंड, ईस्टन या लॉस्की का? तो यह परिभाषा है साथियों लॉसवेल की। देख लीजिए व्याख्या। लॉसवेल ने अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में शक्ति को परिभाषित करते हुए, तो इनकी किताब का नाम भी याद रख लीजिएगा। इन्होंने अपनी किस किताब में जो है कि शक्ति को परिभाषित किया है? पावर एंड सोसाइटी में। इन्होंने शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं साथियों कि व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए क्या? कुछ कार्य या केवल वे कार्य जो लोग इसे करने के लिए कहते हैं, न्यूनतम कार्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 24 का जो सही है साथियों कि व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को केवल आवश्यक कार्यों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिल सके। व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई कहा है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए वह एक बुराई है, जबकि वह लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, इसलिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमॉस या लीकॉक?
तो यह कथन है साथियों एलन बॉल का। देखिए उपर्युक्त प्रश्न में पूछा गया कथन एलन बॉल का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। राजनीति की आधुनिक धारणा के अंतर्गत राजनीति को संघर्ष और उसके समाधान का विषय माना जाता है। एलन बॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आधुनिक राजनीति एवं शासन 1988 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीतिक क्रिया में मतभेद और उन मतभेदों का समाधान निहित होता है। राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष और उस संघर्ष का समाधान है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है कि स्टीफन एल वासवी के अनुसार जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद रहता है, जहाँ कोई न कोई समस्याएं होती हैं वहाँ राजनीति होती है, जहाँ कोई विवाद नहीं होता वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। इसी प्रकार का विचार जेडीबी मिलर का भी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, लॉसवेल या आर्थर बेंटले। तो इसका सही जवाब है साथियों आर्थर बेंटले। देखिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की। बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का कड़ा आलोचक था। वह उसे बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंधिया और स्थैतिक मानता था, क्योंकि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया था। बेंटले के प्रयास से प्रक्रिया के अध्ययन को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में अपना लिया गया। अब व्यवस्थापिका तथा न्याय प्रक्रियाएं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। तो कैटलिन जो है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है साथियों वह सही हो जाएगा। देखिए कैटलिन राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। वे लिखते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवीय है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लोभप्रद है। तो अरस्तु के अनुसार दास्ता जो है साथियों यह प्राकृतिक और लाभप्रद है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है और यह स्वामी तथा दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो समूहों में बांटा है। जिन आत्माओं में प्रकृति ने शासन और आदेश मानने का सिद्धांत जमाया है वे प्राकृतिक दास तथा दूसरे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और शासक के रूप में पैदा होते हैं। उनमें बौद्धिक बल होता है, वे स्वामी होते हैं। इस प्रकार बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर दास स्वामी का संबंध प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अरस्तु दासता के दो प्रकार स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता बताते हैं। अरस्तु दासों को सजीव एवं पारिवारिक संपत्ति मानते हैं। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में दासों को बाहर रखा है, वह दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानता है। तो ये सारे कथन जो है साथियों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल बनते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यावहारिक राज्य है। पूछ रहा है कि कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारवादी राज्य है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र या राजतंत्र। तो साथियों अलग अलग विचारक जो है कि अलग अलग शासन प्रणाली को जो है कि व्यवहारिक और अनुकूल मानने हैं। तो अरस्तु के अनुसार पूछा, अरस्तु ने निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है अरस्तु के अनुसार। तो साथियों कंफ्यूजन लग रहा है, देखिए क्या दिया। हाँ देखिए इसलिए स्टार लगा दिया है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं तथा 8वीं पुस्तक
7वीं तथा 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वह प्लेटो के आदर्श राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन जो है कि मानता है, लेकिन यह व्यवहार में संभव नहीं है। अरस्तु पॉलिटी अथवा संयत जनतंत्र को व्यवहार में आ सकने वाला सबसे अच्छा शासन जो है मानता है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी मध्यम वर्ग का शासन है तथा इसमें क्रांति की संभावनाएं न के बराबर हैं। प्रश्न में ऐसा कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता, इसलिए जो है कि यह यहाँ पे जो है कि स्टार लग गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 साथियों। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है कि केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 दशाएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला वो बताता है कि किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती है, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को नागरिक नहीं माना जाता है। दूसरा वो कहता है कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि के द्वारा यह अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। तीसरा वह कहता है कि उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों। चौथा वह कहता है कि निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता है। और आगे महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तो मतलब ये 4 कंडीशन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति है तो वह उस देश का या जिस राज्य का है वहाँ का निवासी होने के बाद भी वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में कि अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में राज्य एवं नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किया है। अरस्तु मकदोनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक था। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? बाध्यकारिता, समीप्य, स्वेच्छा या दया। तो नागरिक समाज की जो महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों वह है बाध्यकारिता। देख लीजिए, नागरिक समाज के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्या में अंतर है, फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर दोनों सहमत हैं। उदारवाद में नागरिक समाज की कानूनी संकल्पना को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सभी नागरिक कानून का पालन करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। मार्क्सवाद नागरिक समाज की संरचनाओं पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित कर शासन को वैध बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं साथियों। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, या राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, या शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया, या व्याख्या को प्रतिमानों के लिए स्थापित किया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया, जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में 20वीं सदी में उभरा। तो व्यवहारवाद जो आइडियोलॉजी है ये किस सन की है साथियों? 21 शताब्दी की है, तो ये 20वीं शताब्दी की है। इसका मुख्य ध्येय क्या है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना था, जिससे यह तथ्य प्राप्त हो सके कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। व्यवहारवाद राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए इसे मूल्य निरपेक्ष बनाया तथा इसके अध्ययन में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाना था, न कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलना था। अतः हमारा विकल्प ए जो है वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है?
तो लेसेज फेयर के सिद्धांत या उपयोगितावाद या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, लेसेज फेयर के सिद्धांत की तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है। देखिए, लेसेज फेयर के सिद्धांत की तुलना व्यक्तिवाद से की जाती है क्योंकि व्यक्तिवाद भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है और व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचाने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका प्रयोग किया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण, संवैधानिक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारवाद की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। देखिए, व्यवहारवाद को वैज्ञानिकता के सांचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबद्ध कर अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों कि व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। तो साथियों इसमें इतना ही है। बाकी व्यवहार परक राजनीति के बारे में हम बता दें। देखिए, चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का क्या माना जाता है, बौद्धिक जनक माना जाता है। इन्होंने ही मतलब चार्ल्स मेरियम ने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात कही थी। मेरियम के नेतृत्व में ही शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग संचालित किया गया और वर्ष 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत जो है कि सूत्रपात हुआ। और यद्यपि कि राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे महायुद्ध के बाद ही हुआ और व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा। ये संगठन कौन कौन है साथियों? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। ये दो लोग जो है कि व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो साथियों इस सेशन में इतना ही। बाकी के हम जो है कि प्रश्न और भी वीडियो बना करके आपके सामने लाते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी पहल अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।